हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, रीजनिंग का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चे, हम इन प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे को रीजनिंग से डर लगता है तो आपको रीजनिंग से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चे, मैं आपसे कहता हूँ, पहले मेरे साथ आप 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आरपीएफ को, पहले मैं एग्जाम्पल तौर पर आरपीएफ को उठा लेता हूँ। आरपीएफ में 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग के। जब आप मेरे साथ 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कोई भी लगाना, आरपीएफ का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप देखेंगे 35 में से 25 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। सर 35/35 कैसे होंगे? बच्चे, मैंने आपसे कहा पूरे 50 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप रीजनिंग का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना, किसी भी एग्जाम में बैठना, आप फुल में से फुल स्कोर कर पाएंगे। इतनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस में करा दूंगा, ठीक है। किसी बच्चे कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले, आपको बच्चे कितने रूल चेक करने हैं? सबसे पहले 3 रूल आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन्हीं पर क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले आपको चेक करना है, सर स्क्वायर वाला रूल चेक करेंगे, स्क्वायर वाला रूल नहीं है, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे? आप कहेंगे सर फिर क्यूब वाला रूल चेक करें, क्यूब वाला भी नहीं है। फिर अभाज्य संख्या वाला रूल चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या वाला रूल तो नहीं लग रहा, वो भी नहीं है। उसके बाद आप कहेंगे सर फिर हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पैटर्न मैंने देखा तो सर पहले 12 था, फिर उसके बाद 27, फिर 85, फिर 345, फिर यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो मैंने देखा सर 12, 27, 85, फिर 345, मतलब नंबर क्या हो रहे हैं बच्चे? काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ 12 से 27, 27 से 85, फिर 85 से 345। तो जब काफ़ी तेज़ी से नंबर बढ़े तो आपके दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लाई वाला रूल काम कर सकता है। कौन सा रूल? मल्टीप्लाई वाला। तो आपने देखा सर 12 से 27 कैसे बन सकता है? आप कहेंगे सर ऐसा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 12 दूनी 24 प्लस 3, ठीक है। फिर 27 से 85 कैसे बन सकता है? सर यहाँ तो मल्टीप्लाई 2 से करने पे कम रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 3 से कर देते हैं। 27 थी 81 प्लस 4, ठीक है। फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें? पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए सर अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई बच्चे? 4 से मल्टीप्लाई। 85 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 340, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ेंगे, 345 मिल जाएगा। तो आगे आप बता सकते हैं क्या रूल लग रहा है? आप कहेंगे सर पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा। पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5, अब 6 जुड़ेगा। पर मल्टीप्लाई किससे होगी? पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से मल्टीप्लाई होगी। और बच्चे जुड़ेगा कितना? 6 जुड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई होगी 345 की, और इसमें 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? आप कहेंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है ये तो बच्चे, बहुत इजी है, ठीक है। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जब 345 की सर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो मेरा आ जाएगा 1725, और उसमें 6 जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 1731। कितना आ जाएगा? 1731। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये बच्चे सादृश्यता वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हम इस टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं और इसमें भी सीखने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इनको कैसे करेंगे बच्चे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप कहेंगे सर इस नंबर के और इस नंबर के बीच अनुपात का साइन लगा है, इसका मतलब है जो इनके बीच रूल लगा है, जो यहाँ पर रूल लग रहा है, वही रूल बच्चे हमको यहाँ पर लगाना है और हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो बच्चे क्या रूल लग रहा है? आप कहेंगे सर इनके बीच रूल ये लग रहा है, मैंने क्या करा, 9536 में से 6203 को माइनस करा तो मुझे इनके बीच का अंतर मिला 3333, ये अंतर मिला। तो आप कहेंगे सर इतना ही अंतर यहाँ पर होना चाहिए, इतना ही अंतर यहाँ पर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5873 में से मैंने 3000
333 को माइनस करा तो मुझे यहाँ पर जो नंबर मिला, माइनस तो कर सकते हो आप आंसर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 2540। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है 48 सेबों के एक बक्से में प्रत्येक दर्जन में 8 सेब अच्छे हैं, बक्से में कितने सेब खराब हैं। 48 सेबों का एक बक्सा है, ठीक है, 48 सेबों का एक बक्सा है, प्रत्येक दर्जन में 8 सेब अच्छे हैं, बक्से में कितने सेब खराब हैं, ये हमको बताना है। अब मुझे बताएंगे 48 सेबों का एक बक्सा है, मतलब एक दर्जन में कितने सेब होते हैं। आप कहेंगे सर एक दर्जन में होते हैं 12, तो ये 48 सेब हैं तो कितने दर्जन हुए। आप कहेंगे सर 4 दर्जन। कितने हुए, 4 दर्जन, ठीक है, 4 दर्जन। प्रत्येक दर्जन में 8 सेब, 8 सेब क्या हैं, 8 सेब अच्छे हैं, तो खराब कितने हैं प्रत्येक दर्जन में। आप कहेंगे सर जब प्रत्येक दर्जन में 8 सेब अच्छे हैं तो 4 सेब खराब हैं। 4 सेब खराब हैं एक दर्जन में, तो 4 दर्जन में कितने सेब खराब हुए, 4 चौक 16 सेब। कितने सेब बच्चे, 16 सेब। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, एक एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है। वो वेन डायग्राम को बनाना है। मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले उन शब्दों पर गौर करो जो दिए गए हैं, माल ढोने वाला, ट्रक और बैलगाड़ी। आपको देखते ही समझ आ जाएगा सर ट्रक भी क्या करता है, माल ढोता है, और बैलगाड़ी भी क्या करती है, माल ढोती है। तो मतलब ये दोनों इसके अंदर आने वाले माल ढोने के, क्या इनमें कोई रिलेशन है ट्रक और बैल। ट्रक अलग होता है, ये हो गया बच्चे ट्रक, और ये क्या होगी बैलगाड़ी। ये तो आपस में अलग अलग है ना, ट्रक अलग होता है, बैलगाड़ी अलग होती है, बट ये दोनों क्या है बच्चे, दोनों क्या है, माल ढोने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आपसे कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते तो आप सर्च करेंगे कैलेंडर बाय अमरोहा क्लासेस, बहुत अच्छे से मैंने इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, उसको दे देना है आज का दिन, उसे बोल देना आज है ये, ठीक है बच्चे। क्या है ये, एक लाइन खींचेंगे और उसे क्या लिख देंगे, ये क्या है बच्चे, आज है। इतना कर लेंगे आप सर, बिल्कुल। अब जो बोला गया वैसा करते चले आएंगे। यदि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, बीता कल हो गया ये, बीते कल से पहला दिन, ये वाला दिन दिया है, इसका नाम दिया है शुक्रवार, ठीक है बच्चे। शुक्र है तो आज का पता लगा सकता हूँ, क्या होगा ये बच्चे, शनि होगा, और ये क्या होगा, आज का दिन मैंने पता कर लिया रविवार, ठीक है। इसने बोला तो आने वाले कल से, आज का पता कर लिया मैंने, आने वाले कल से, आने वाला कल यही तो हो गया ना, आने वाले कल के अगले दिन, कल से अगले दिन, कल से अगले दिन के 2 दिन बाद, 1 2, बस इतनी लाइन, इससे आगे मत चले आना। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको अब भी समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। इतना कर लिया, मुझको ये वाला दिन बताना है, ये वाला दिन, ठीक है। तो रविवार ये कौन सा होगा, सोमवार, ये मंगल, ये बुध, और ये क्या होगा बच्चे, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति को और किस नाम से जाना जाता है, गुरुवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्लॉक का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ जिसने मुझसे पढ़ा होगा अच्छे से रीजनिंग को, देखते ही अब तक आंसर बता दिया होगा। 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, 6 7 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, कोई भी टाइम दे सकता है, और घड़ी की सुइयां एक साथ बोले, या कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे निगाह डालो। ऑप्शन पे निगाह डालेंगे आप तो आपको देखना है, ये जो बच्चे है ये
और ये नंबर यहाँ पर जो दिया हो इसका इकाई का अंक, ठीक है, उनका जोड़ अगर 10 बन जाए तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा इसको और 4 को मैंने जोड़ा, 8 4 12, ठीक है, ये 10 नहीं बन रहा। 5 और 2 7, ये 10 नहीं बन रहा। 8 और इसमें 0 जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही रहेगा, ये 10 नहीं बन रहा। 8 और ये 2 10, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे आपसे क्या बोला गया है, आपसे कहा गया है उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रसन्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी पर रखा गया है। आपके बच्चे दर्पण कहाँ रखा गया है, ए बी पर रखा गया है, ठीक है, जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा गया है। ए बी रेखा ये है, कभी ए बी रेखा आपको यहाँ भी मिल सकती है, ठीक है, कभी ए बी रेखा आपको यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, कहीं भी लगा दे, उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रतिबिंब वो नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है, यहाँ बनेगा, क्लियर है। तो बच्चे कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर बिंदा है बीच में, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने बना लिया होगा। देखो मैं इस साइड को बना देता हूँ, ठीक है, इतनी जगह में बना देता हूँ मैं। ये बनेगा, बिंदा लग गया, बिल्कुल लग गया बिंदा, ठीक है, इतना कर लिया। अब आपने देखा सर ये जो है इधर साइड देखो आप, तो ये पीछे की तरफ तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से बनेगा, और यहाँ को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ना। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, तो किस ऑप्शन में है ऐसा, किस ऑप्शन में है। आप कहें सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत होती है तुमको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में, तो प्ले लिस्ट में जाएंगे। अभी प्ले लिस्ट में मैंने केवल एक वीडियो में इसको समझाया हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे या फिर सर्च कर लेंगे। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है बच्चे, अनुक्रम x, y और z एक कागज को मोड़ने का अनुक्रम प्रदर्शित करते हैं। x, y, z एक कागज को मोड़ने का अनुक्रम प्रदर्शित करते हैं। चित्र z कागज काटने को दर्शाता है, चित्र z कागज काटने को दर्शाता है। खोलने के बाद कागज का पैटर्न कैसा दिखेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये बच्चे पहले ये कागज था, इसको पहले इधर ये तीर निशान दे रहा है कि पहले इसको इधर मोड़ा, इधर को मोड़ा तो कागज इस तरीके का बना। फिर इस तरीके का मोड़ने के बाद फिर तीर का निशान दे रहा है, फिर ऊपर को मोड़ दिया, इसको ऊपर को मोड़ा, फिर इस तरीके का बना, ठीक है। इस तरीके का बनने के बाद अब इसको खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा ये बताना है। बच्चे आप मुझे बताइए, सबसे पहले जब खोलेंगे तो नीचे वाला आएगा ये, आप सर बिल्कुल ठीक है। जब नीचे वाला आएगा तो ये जो है बच्चे ये 0 1 यहाँ पर आएगा, बिल्कुल ठीक है। और बच्चे ये घूम के ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब जब इसको बच्चे इधर साइड खोलेंगे, इधर साइड, तो 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0 यहाँ पर आएगा, और ये पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। आपके से बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस टाइप से आप कर पाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताओ मुझको। आप कहेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में एकदम आएगा सर इन दोनों का अंतर ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे सर इन दोनों का अंतर तो 8 होता नहीं, मतलब ये वाला रूल नहीं लग रहा। तुम्हें देखते समझ आना चाहिए, यहाँ पर मुझको बताना यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखना ये 3 किस तरीके से यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये 8 किस तरीके से आया, वही रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर आ जाएगा हमारा। तो कैसे कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर ऐसा कर लो, इनको जोड़ दो। जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 27। सर 27 पर लाना कितना मुझको यहाँ पर 3। सर इसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्या आगे ये रूल फॉलो हो रहा है। इनको जोड़ो, आप कहेंगे सर 72। 9 से डिवाइड करो, आप कहेंगे सर बिल्कुल 8 आ गया। तो क्या रूल लगा, इनको जोड़ना है और 9 से डिवाइड कर देना है, ये नंबर मिल जाएगा। इनको जोड़ना है और 9 से डिवाइड कर देना, ये नंबर मिल जाएगा।
अब इनको जोड़ना है और किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, आसान है। कैसे बच्चे इनको जोड़ेंगे, कितना हो गए 4 और 3 7 और 6 5 11। किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 9 का 9 9 है 27 13 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चे, इसमें काफ़ी बच्चे फंस भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कैसे सोल्व करना होता है वो पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है श्रीनी अनुलु से लंबा है और रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन ब्रंद से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंद्रू से छोटा है, तदनुसार सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। आपने क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा, श्रीनी अनुलु से लंबा है, तो श्रीनी को मैं एस बना देता हूँ, अनुलु को ए बना देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्रीनी अनुलु से लंबा हो गया, बिल्कुल ठीक है, ऊपर बनाया तो मतलब लंबा है। आगे मैंने पढ़ा रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन ब्रंद से छोटा है। अभी यहाँ पर जो मैंने ये बनाया बच्चे, यहाँ पर कहीं भी मुझको ना तो रघु दिखा, ना चंद्रू दिखा और ना ब्रंद दिखा, तो मैं यहाँ पर अभी इनको नहीं लिख सकता। मैं इस लाइन को छोड़ता हुआ आगे पढ़ूंगा। आगे मैंने पढ़ा इसी तरह श्रीनी चंद्रू से छोटा है, श्रीनी चंद्रू से छोटा है, श्रीनी जो चंद्रू से छोटा है, सी बना देता हूँ मैं, श्रीनी चंद्रू से छोटा है या नहीं। श्रीनी चंद्रू से छोटा है, बिल्कुल ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लाइन छोड़ी थी उसको पढ़ेंगे दोबारा से। रघु चंद्रू से लंबा है, आप कह सकते हैं रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन ब्रंद से छोटा है। रघु जो है चंद्रू से तो लंबा है लेकिन ब्रंद से छोटा है, ब्रंद से छोटा है। तो हमसे क्या पूछा गया था, सबसे ज्यादा लंबा कौन है, ब्रंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इजी है, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। बच्चे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, बैठक व्यवस्थीकरण का क्वेश्चन आपको जब भी मिले, किस तरीके से सोल्व करते हैं। क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। डी की ओर किसका मुख है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वृत्त बना लेंगे, वृत्त बना लिया। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। जब भी 6 लोग हों इस तरीके से बना लेंगे, 6 लोग के बैठने का स्थान बना लिया। ठीक है, सबका मुंह किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। किधर की तरफ बच्चे, सबका मुंह किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र की तरफ सभी का मुंह है, ये इसका केंद्र है। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना, मेन बात होती है ये बच्चे, जहाँ दाएं या बायां दिया हो, जहाँ पे दायां या बायां दिया हो क्वेश्चन वहां से शुरू करना है। मतलब जैसे ए के बाएं या राम के बाएं दूसरा है, इस तरीके से। तो मैंने पढ़ा डी एफ और बी के बीच में, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन शुरू मत करना। ठीक है, ए डी के बाईं और दूसरा है, ए डी के बाईं और दूसरा है। डी मैंने बनाया यहाँ पर, ए यहाँ आ गया, ए डी के बाईं और दूसरा है, बिल्कुल सही है। और ई के दाईं और दूसरा है। ए जो है बच्चे, ए जो है डी के बाईं और दूसरा है और ई के दाईं और दूसरा है। ये जो ए है बच्चे, ए ये डी के बाईं और दूसरा है और ई के दाईं और दूसरा है। तो ई कहाँ बनाऊंगा, आप बताएंगे, ई यहाँ पर बनाऊंगा। ई के बाईं और भी आप देखेंगे, सॉरी ई के दाईं ओर हो गया दूसरा, ई के दाईं ओर हो गया या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हुई। और इसमें क्या बोला गया था, डी एफ और बी के बीच में है, डी एफ और बी के बीच में है। ये डी जो है बच्चे किसके बीच में, एफ और बी के। ये तो क्लियर है, एफ और बी यहाँ पर आने वाले हैं, इनके स्थान आपस में चेंज हो सकते हैं पर आएंगे दोनों यहाँ, या तो एफ यहाँ पर हो सकता है या बी यहाँ पर हो सकता है, ये तो निश्चित है। ठीक है, जब भी डी
बी और एफ के बीच में रहेगा। इतना क्लियर है। तो एक स्थान बच जाता है, यहाँ पर कौन होगा बच्चे, सी होगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, डी की ओर किसका मुख है। तो डी की ओर किसका मुख है बताओ, डी की ओर किसका मुख है, सी का मुख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 विद इन सेकेंड बच्चे कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। सबिता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सबिता का क्या लगता है। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, देखो कैसे करेंगे। सबिता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी सबिता कह रही है, सबिता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया। सबिता एक लड़के का परिचय कराते हुए कहती है कि वह मेरे मामा जी के पिता, मेरे मामा जी के पिता मतलब कौन हो गए, मतलब नाना की इकलौती पुत्री। नाना की इकलौती पुत्री कौन हो गई, इकलौती पुत्री तो मेरी माँ हो गई। कौन हो गई, सबिता की माँ हो गई। ठीक है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, माँ का पुत्र मतलब मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। सबिता कौन हो गया बच्चे, वो भाई हो गया। ठीक है, कौन हो गया, भाई हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन बन सकता था। डायग्राम की इसमें जरूरत ही नहीं है, अपने ऊपर सोचकर आप कर सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर आप सोच के कर सकते हो। मान लो आप कोई लड़की हो, आप सबिता मान लो अपने आप को थोड़ी देर को। ठीक है, आप सबिता मान लो। आपने कहा, एक लड़के का परिचय कराते हुए आपने कहा मेरे मामा जी, मतलब लड़की कहेगी मेरे मामा जी, समझ गई। मेरे मामा जी के पिता, मेरे मामा जी के पिता मतलब नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री है तो मतलब वो कौन होगी, नाना की इकलौती पुत्री माँ हो गई। ठीक है, सबिता की माँ हो गई। पुत्री का पुत्र है मतलब क्या हो गया, सबिता को भाई हो गया। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था ना, काफी इजी था। क्या इसका भी डायग्राम बनाने की जरूरत है, आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है, क्लियर है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। सभी कवि रीडर्स हैं, तो कैसे करेंगे आप यहां देखिए। कवि को मैं कैसे बना देता हूं, सभी कवि क्या हैं, रीडर्स हैं, आर लिख देता हूं। सभी कवि रीडर्स हैं, कोई रीडर बुद्धिमान नहीं है, कोई रीडर बुद्धिमान नहीं है, बी बना देता हूं। बुद्धिमान नहीं है, अगर हमने पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है ये। ठीक है, रीडर का रिलेशन किससे बना किया, बुद्धिमान से। तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए सर अंदर वाले का तो फिर बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होगा इस वाले से, बुद्धिमान से। हमने सर बिल्कुल, क्योंकि आपके ये मानिए ये जो कवि है ये किसके अंदर बंद है, रीडर्स के, मतलब कह सकते हैं रीडर्स का एक तरीके से बच्चा है, इसके अंदर है। ठीक है, मैं मान के चलिए ये क्या है, ये क्या है, ऊपर वाले इसके पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी की लड़ाई हुई इनसे, तो बेटे की तो वैसे ही हुई ना, बेटा तो खुद ही नहीं बोलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना? बस ये डायग्राम बना पाओगे या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल बना पाएंगे। जैसे कथन बोला गया था ऐसी डायग्राम बनाया है। उसके बाद निष्कर्ष में हम देखेंगे, कोई कभी बुद्धिमान नहीं है। बच्चे कभी ये रहा और बुद्धिमान ये रहा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही नहीं है तो अंदर वाले का कैसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा था सभी रीडर्स कभी हैं। भाई रीडर्स ये है, सभी रीडर्स कभी हैं, रीडर्स ये है और कभी इसके अंदर है, तो सभी रीडर्स तो कभी नहीं है, पर ये कह सकते हैं सभी कभी रीडर्स हैं तो है। ठीक है, कि सभी रीडर्स कभी हैं, आपका आंसर नहीं। इतनी बात आपको दिख रही है, क्योंकि रीडर्स का कितना ये बड़ा गोला है और कभी का ये छोटा गोला है। ठीक है, नहीं है ये तो गलत हो गया। क्लियर है बच्चे, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है। यह भी मैं आपको बहुत अच्छे से रैंकिंग वाले चैप्टर में करा चुका हूं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता
अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप जाकर कंप्लीट क्लास जरूर देखा करें, तभी आपकी रीजनिंग मजबूत हो पाएगी। देखो बच्चे यहां से देखेंगे, ठीक है। अब ये बच्चे, ये कोई कक्षा है, क्लियर। कितने हैं इसमें टोटल? 40 हैं, 40 विद्यार्थी हैं। ये इधर जो होता है आगे से स्थान या ऊपर से स्थान या बाएं से स्थान, ठीक है। और ये बच्चे पीछे से स्थान दिया हो, नीचे से, दाएं से, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अभी अनिल का पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, अनिल का स्थान इधर से बच्चे कौन सा है? 14, ठीक है। तो आरंभ से अनुज का स्थान बताना है। ये किसका स्थान है? अनिल का, ठीक है। अनिल का स्थान आपको पता चल गया। यदि अनिल का स्थान दिया अंत से कौन सा? 14वां है, तो आरंभ से अनुज का स्थान बताना है। तो मुझे अनुज का स्थान पहले पता करना होगा। इसमें दिया था अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, ऊपर का मतलब इधर है ना ऊपर, इधर को आना पड़ेगा। तो 9 श्रेणी ऊपर है, तो 14 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? आप कह सकते 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। ये किसका स्थान हो गया? अनुज का स्थान। किसका हो गया बच्चे? अनुज का स्थान। क्लियर है। अनुज का स्थान मुझे कहां से पता चल गया बताओ? पीछे से पता चल गया ना। अनुज का स्थान मुझे पीछे से पता चल गया। और उसने पूछा क्या? तो आरंभ से अनुज का स्थान पूछा है। आरंभ से अनुज का स्थान पूछा है। जब भी टोटल विद्यार्थी दिए हों और किसी की व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता हो और दूसरी तरफ से बताना हो, तो मैंने क्या बताया था? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। यही तो बताया था फॉर्मूला एक ही व्यक्ति के लिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, क्लास नहीं की है तो जाकर जरूर करना, ये केवल प्रैक्टिस चलती है। इस तरीके से दिक्कत होती है तो क्लास कंप्लीट किया करो। अब टोटल कितने हैं? 40 बराबर लेफ्ट से क्या करना है बच्चे? हमें बताना है। राइट से स्थान क्या है? आप कहेंगे सर 23 माइनस 1। तो एल की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से बिल्कुल। 23 में से एक जाएंगे 22, 22 इधर आके माइनस होगा, 40 में से 22 माइनस होगा, कितने बचेंगे? 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है, ठीक है बच्चे। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे, नहीं समझे तो क्लास को जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है बच्चे? ये दिशा दूरी का क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, दिशाएं मैंने आपको बता दी थी। ये बच्चे इस तरीके से दिशाएं होती हैं। ये अगर दिशा की बात करेंगे, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये बच्चे उत्तर पूर्व होती है, ये दक्षिण पूर्व होती है, ये दक्षिण पश्चिम होती है और ये बच्चे उत्तर पश्चिम होती है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसने क्या बोला गया है? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, बस यहां तक। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप पहले तो इतनी सी लाइन पढ़ लो। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व है कहाँ? ये रहा। इसको बोला दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, मतलब ये हो जाए। तो आप यहाँ पर देखो, जिधर जाना आसान हो, मुझे इधर जाना आसान है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ गया? दक्षिण पूर्व से उत्तर बोला इसने। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व अगर मैं उत्तर करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ जाता हूँ? 2 दिशाएं छोड़कर जाता हूँ। 2 दिशाएं छोड़ी है मैंने, ये वाली। आपके सर बिल्कुल ठीक है। तो अब जो पूछा गया वहां पर पहुंचो, तो पश्चिम क्या हो जाएगा?
पश्चिम बताना है क्या हो जाएगा। कैसे चलना है आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दो दिशाएं छोड़ेंगे, तो ये वाली दिशा छोड़ दी और ये वाली दिशा छोड़ेंगे, तो कहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दक्षिण पूर्व हो जाएगी वो दिशा। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व वो दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो क्लास जरूर करना, बहुत अच्छे से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन हर टाइप के वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।